नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं सिपाही बहाली प्रश्न पत्र लीक मामले में किस तरीके से लीपापोती हो रहा है पुलिस मुख्यालय के द्वारा। और ये सीधा सीधा चार्ज फ्रेम है कि सिंघल को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया गया है। नीतीश और तेजस्वी सरकार के साथ को दांव पर लगा दिया गया है। नीतीश के 20 वर्षों के गवर्नेंस को दांव पर लगा दिया गया है। और यूं कहें तो सिंघल को बचाने के लिए पुलिस मुख्यालय ने वो काम कर दिया है जो काम कम से कम 2005 के बाद कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, अपराध करने से पहले जरूर सोचता था कि हमारे गिरवान पर तो हाथ नहीं, पुलिस की पहुंच जाएगी। वो डर खत्म कर दिया है। हम सीधे सीधे तौर पे कह रहे हैं और पूरे एविडेंस के साथ कह रहे हैं, वैसे ही हम नहीं कह रहे हैं, पूरे एविडेंस के साथ कह रहे हैं कि किस तरीके से सिपाही बहाली मामले में ये लोग लीपापोती कर रहे हैं। कब घटना घटी थी याद करिए, 1 तारीख को, 1 अक्टूबर। आज कितना तारीख है? 17 अक्टूबर। रिजल्ट 0। इस दौरान जो FIR दर्ज हुआ बिहार के अलग अलग जिलों में, जो गिरफ्तारी हुई बस वही, न गिरफ्तार हुए अपराधियों से पूछताछ हुई है, न उसको रिमांड पर लिया गया है, कुछ भी नहीं। हाँ, एक नंबर जरूर जारी किया गया है आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा, टोल फ्री नंबर है। उस नंबर पर अगर आपको कोई जानकारी हो सिपाही बहाली मामले में जो परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हुआ है, उसको लेकर आपके पास कोई जानकारी हो तो उनको सूचना दीजिए। क्या समझ रहे हैं भट्टी साहब, ये CBI का डायरेक्टरेट नहीं है। और CBI क्या काम करती है, कैसे काम करती है, आप भले CBI में रह के उसको आप जो जिस तरीके से देखते हो, हम लोगों का एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस है DGP से पुलिस पदाधिकारी से लेकर सब कुछ, हम लोग का भी 25 साल का एक्सपीरियंस है। और 25 साल के दौरान हम लोग कम से कम 10 ऐसा केस है जिसको CBI मॉनिटरिंग कर रही थी, CBI खुद जांच कर रही थी, उसको हम लोगों ने करीब से देखा है। नवरूना मामला भी है, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का भी मामला है, सृजन घोटाला का मामला है। 3 तो हमारे 5 वर्ष के 6 वर्ष के अंदर में हमने देखा कि किस तरीके से काम करते हैं। बाकी तो बहुत कई ऐसे मामले हैं जिस मामले को हम देख रहे हैं, देखे हैं और बहुत करीब से अनुसंधान देखते हैं और अनुसंधान की बारीकी को भी समझते हैं। भट्टी साहब, ऐसा मत समझिएगा कि अनुसंधान की उस तमाम बारीकी को भी हम समझते हैं कि किस तरीके से पुलिस अनुसंधान कर रही है। और जिस अंदाज में सिपाही बहाली की जांच की हो रही है, जांच और आर्थिक अपराध जिस तरीके से जांच कर रही है, सीधे तौर पर चार्ज आप पर है कि सिंघल को आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जनता में अब चर्चा होनी शुरू हो गई है कि क्योंकि डे फर्स्ट से जो सिंघल का बयान है, उस बयान से आगे बहुत सारी चीजें ऐसी आई हैं जिसको आप नजरअंदाज कर रहे हैं। वजह जो भी हो, सिंघल ने कहा था कि प्रश्न पत्र लीक होने का सवाल ही नहीं है। यह साबित हो गया कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है और परीक्षा के दौरान नहीं, परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लीक हो चुका है। जो पहली बार बिहार में हाल के दिनों में जितने प्रश्न पत्र लीक के मामले हुए हैं, उस दौरान पहली बार ऐसा हुआ है कि परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लीक हो गया। सिंघल ने कहा था कि प्रश्न पत्र हमारे इतने ग्रुप बने हुए हैं कि कहां से आउट हुआ है हमें तुरंत पता चल जाएगा। वो आज तक नहीं पता चला है। तीसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात, कि जैमर लगाने की बात हुई, कहीं जैमर उनका काम नहीं कर रहा था। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आर्थिक अपराध इकाई इस मामले की जांच कर रही है और श्रीमान जो जांच टीम के SIT के चीफ हैं, वो उस आयोग के सदस्य हैं जिस पर प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप है। तो जिस इंस्टीट्यूशन पे आरोप है उसके मेंबर को उस जांच का आप हेड बनाए हैं, सवाल तो उठना लाजमी है ना। ठीक है, उनकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं है, उनके डिग्निटी पर कोई शक नहीं है, मैं भी मानता हूं कि अच्छे ऑफिसर हैं, लेकिन उस
ऑफिसर होने के साथ साथ वो सिपाही चयन आयोग बोर्ड के सदस्य भी हैं। ये अलग बात है कि आज तक कभी उनको मीटिंग में नहीं बुलाया सिंघल, लेकिन जस्टिस यही कहता है कि ऐसे व्यक्ति को उस ऑर्गेनाइजेशन में जिसके वो सदस्य हैं उनमें उनको जांच टीम में शामिल नहीं करना चाहिए। और आप पब्लिक से ओपिनियन मांग रहे हैं कि पब्लिक हमको बताइए कि कोई कहीं से जो है सो आउट का कुछ सोर्स बताइए कि कहाँ सोर्स। पब्लिक आपको फोन करके बताएगा। क्या बात, ये सीबीआई का जांच का तरीका हो सकता है। निठारी वाला में कैसा तमाचा लगा है सीबीआई के, इससे बेहतर क्या होगा। हर केस में कौन सा ऐसा केस है जो आप लोग बेहतर तरीके से अनुसंधान किए होइएगा, जो नहीं जानता है इसलिए ना। सीबीआई तो डंप करने के लिए केस, और इधर तो 2014 के बाद तो सीबीआई की बात ही छोड़ दीजिए। हाँ, बहुत प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कहने के जो काम करते हो बोलते तो जरूर है कि बहुत प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। कांड का अनुसंधान करने का तरीका अलग है। शाही का भी अनुसंधान कर रहे हैं 3 महीने से, रिजल्ट 0/0 है। कितने दिन इंतजार लोग करेगा। कुछ तो खुलासा करते कि शाही की हत्या के पीछे क्या वजह थी, शाही का हत्या कैसे हुआ। पटना से जो गिरफ्तार किए उसके पिस्टल का फॉरेंसिक चेक हो रहा है, करिए, ठीक है, करते चलिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सिंघल को बचाने के लिए जिस तरीके से कोशिश चल रही है, और ऐसे में जो कहा जा रहा है कि सिंघल के पीछे बड़े बड़े लोग शामिल हैं, एक अधिकारियों का एक वर्ग उसके साथ खड़ा है, नेताओं का एक बड़ी फौज उसके साथ खड़ा है, तो अगर उसके कारण अगर भट्टी दबाव में है तब तो फिर भट्टी के होने या ना होने का तो सवाल ही नहीं है। क्योंकि अब 15 दिन बाद किसी भी मामले के अनुसंधान में शुरुआती दौर में अगर आपको लीड नहीं मिल पाया तो फिर जैसे जैसे समय बीतेगा पकड़ना मुश्किल है, वहां तक पहुंचना मुश्किल है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो एविडेंस है वो एविडेंस जैसे जैसे आप विलंब करेंगे वैसे वैसे समस्याएं बढ़ेंगी। तो ये सारी समस्याएं तो अब सामने आ रही हैं। कोचिंग वाले का आज आपका डीआईजी प्रेस मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोचिंग वाले की भूमिका संदिग्ध लग रही है। हम सभी चीज़ों पर जांच कर रहे हैं, सभी पर एक हमारा टेक्निकल टीम की नज़र है। अरे सब कुछ सही है, टेक्निकल टीम की नज़र भी है, आप उस तरीके से चीज़ों को देख भी रहे हैं, लेकिन रिजल्ट क्या है। उस केस के में जो भी गिरफ्तार हुआ है, उस गिरफ्तारी में जो जिला की पुलिस जितने लोगों को गिरफ्तार की है उससे एक कदम आगे आपकी एसआईटी आगे नहीं बढ़ी है। जहां जिला पुलिस अनुसंधान छोड़ दिया वहीं पे अटका हुआ है, उससे आगे कुछ नहीं। आर्थिक अपराध इकाई केस लेके बैठी हुई है और आपका एसआईटी चीफ कहता है कि इसमें कोचिंग वाले का भी हाथ। हम सभी बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं। कितना वक्त लगेगा जांच, इतना महत्वपूर्ण केस है। इतना महत्वपूर्ण केस है और इस केस में इस तरीके से उदासीनता बढ़ती जा रही है। सवाल उठना लाजमी है और सवाल उठेगा। ये बिहार है, बिहार आपसे सवाल करेगा कि बिहार कभी भी व्यापक नहीं बनने देगा। इस चुनौती को आप भले ही मीडिया मैनेजमेंट के सहारे रोकते रहिए इस खबर को, लेकिन कई मीडिया हाउस इस तरीके के खबर चलाते रहेंगे। मैं तो चलाता ही रहूंगा जब तक इस पूरे मामले में खुलासा नहीं हो जाता है। बचने नहीं देंगे, क्योंकि ये बिहार के प्रतिभा के साथ खिलवाड़ है और बिहार में कोई और रोजगार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ाई, परीक्षा देना और नौकरी लेना रोजगार है। और यहां बहुत ही कंपटीशन है इस मामले को लेकर। और ऐसे स्थिति में अगर उनके योग्यता के साथ खिलवाड़ होगा, योग्यता के साथ इस तरीके से सरेआम बोली लगाई जाएगी, तो फिर आवाज उठना लाजमी है। तो ये आवाज है बिहार की 13 करोड़ जनता की कि आप इस मामले में खुलासा करिए। और जिस तरीके से अनुसंधान कर रहे हैं, आप लाख बचाने की कोशिश करिए। लोग समझने लगे हैं कि किसको बचाया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि इस प्रदेश के लोगों ने देखा है कि प्रश्न पत्र लीक मामले में किस स्तर पर कार्रवाई हुई है। आईएएस अधिकारी तक जेल जा चुके हैं। एक आईएएस अधिकारी को
बचने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा है। बड़े बड़े लोग इस खेल में जेल जा चुके हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि घटना के 17 दिन बाद भी पुलिस का हाथ खाली है और वो जनता से कह रही है कि आपके पास कोई सूचना हो तो हमें दीजिए। सर, पेपर लीक वाले मामले में हाँ, जो हम लोग पता होगा कि मेरी अध्यक्षता में ही एक एसआईटी का गठन हुआ है यहाँ पे सीएसपीसी के जितने भी मामले हुए हैं। प्रारंभिक रूप से जितने भी 74 केसेस को हम लोगों ने जो विभिन्न जिला में हुए थे उनका हम लोगों ने अनुसंधान का कार्यभार संभाल लिया है। सबसे पहले हम लोगों ने ऐसे केसेस को चिन्हित किया है जिसमें संगठित गिरोह का कुछ ना कुछ उसमें फुटप्रिंट हम लोगों को नज़र आ रहा है। तो जितने भी ज़िला में केसेस हुए हैं उनके हम लोगों ने रिकॉर्ड मंगवा लिए हैं और फर्स्ट स्क्रूटनी हम लोगों ने की है, क्योंकि पहले जितनी भी गिरफ्तारियां हुई थी लगभग 150 गिरफ्तारियां जो हुई हैं सभी मामलों में वो सभी अब जुडिशियल कस्टडी में और ज़िला से गए थे। तो तकरीबन 15 ऐसे केसेस को चिन्हित किया जिसमें गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें हम लोगों ने जो अभियुक्त जेल में गए हैं उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए हम लोग रिमांड्स की एप्लीकेशन संबंधित न्यायालय में मूव किए हैं। तो जैसे ही पहला स्टेप यही होगा कि उनकी हम लोग कस्टोडियल इंटरोगेशन करेंगे, रिमांड लेके इंटरोगेशन करेंगे, क्योंकि पहले हम लोग इन्वॉल्व नहीं थे, ज़िला स्तर पर इन्वॉल्व नहीं थे। आर्थिक अपराध इकाई में मात्र एक केस हुआ था। दूसरा, जितना भी डिजिटल एविडेंस, जितने भी मोबाइल फ़ोन्स, ब्लूटूथ डिवाइसेस सभी ज़िला में जहाँ जहाँ पे भी जब्त हुए तो संबंधित न्यायालय की अनुमति लेके अब हम लोग उन सभी का यहाँ पे आर्थिक अपराध इकाई में उनको ले रहे हैं और उसके बाद न्यायालय की अनुमति करके उसके बाद जो तकनीकी विश्लेषण है, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो हम लोगों ने एडवांस सॉफ्टवेयर परचेज़ किए हैं, तो एक हमारा टीम उस बात पर लग रहा है। एक हम लोगों ने सब टीम बनाया है कि जो पुराने संगठित गिरोह रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आर्थिक अपराध इकाई ने पहले भी जितने भी इस प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हुए हैं, चाहे बीपीएससी का हुआ है, बीएसएससी का हुआ है, तो उन केसेस का इन्वेस्टिगेशन किया है। तो एक सब टीम हम लोग जो पुराने संगठित गिरोह रहे हैं और उनका वर्तमान में क्या गतिविधि है, उनके फ़ोन्स का हम लोग विश्लेषण करेंगे और कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, कहीं कहीं पे कुछ कुछ ज़िला से जो केसेस हुए हैं उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का कुछ कुछ हिंट्स मिले हैं, तो एक सब टीम समर्पित रूप से उसके ऊपर काम करेगी। और जो अभी कस्टोडियल इंटरोगेशन के बाद जो इंटरोगेशन रिपोर्ट्स हम लोग बनाएंगे वो हम समानांतर रूप से फिर उनके जो लोगों के नाम आ रहे हैं सत्यापन करके उनके ऊपर जाएंगे। और सीएसपीसी के माध्यम से भी हम लोगों ने एक नोडल ऑफिसर हम लोगों को मिले हैं और उनसे जो भी हम लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो उनके माध्यम से हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। जो नंबर जारी किया गया